सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए भाई, सभी स्टूडेंट आ जाइए जल्दी सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए क्लास को। तो देखिए भाई, हम अभी तक मेटल नाइट्रोसाइल को स्टडी कर चुके हैं। मेटल नाइट्रोसाइल में हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं भाई, एक बस लास्ट का एक क्वेश्चन था वो रह गया था। तो मेटल नाइट्रोसाइल में क्या स्टडी कर चुके हैं कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं नाइट्रोसाइल की, अगर हम नाइट्रोसाइल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, किसकी भाई, नाइट्रोसाइल की। अगर हम नाइट्रोसाइल की क्या कर रहे हैं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम नाइट्रोसाइल की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं आयोनिक मेथड को। मैं बता चुका हूं भाई, सब आपको। तो हम किसको यूज करते हैं, हम आयोनिक मेथड को। और वहां पर लीनियर नाइट्रोसाइल और बेंट नाइट्रोसाइल, दोनों ही नाइट्रोसाइल 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और लीनियर वाले पे जो चार्ज आता है पॉजिटिव आता है और बेंट वाले पे नेगेटिव आता है, ये बता चुका हूं। और उसके बाद में एक क्या बताया था मैंने, न्यूट्रल मेथड में जो हमारा न्यूट्रल मेथड होता है और जो कोवेलेंट मेथड होता है वो हम यूज करते हैं। वो हम जनरली नाइट्रोसाइल ने कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट किया है और कितने का नहीं किया है लीनियर और बेंट शेप में, जनरली हम इस चीज को यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम आयोनिक मेथड का यूज करते हैं, लेकिन हम एक्चुअली जो हम स्टडी करते हैं ना भाई, नाइट्रोसाइल ने कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, तो वो देखते हैं न्यूट्रल मेथड और कोवेलेंट मेथड से। तो न्यूट्रल मेथड और कोवेलेंट मेथड में हमारा नाइट्रोसाइल ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया भाई, लीनियर वाले ने दिया 3 इलेक्ट्रॉन और जो बेंट वाला है उसने दिया है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लीनियर वाले ने डोनेट किया भाई 3 इलेक्ट्रॉन और जो बेंट है हमारा उसने डोनेट किया भाई 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो ठीक है, ओके, इतना हमने स्टडी कर लिया था। अगर मैं मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स से अगर किसकी रिएक्शन करा दूं, नाइट्रोसाइल की रिएक्शन करा दूं तो किस प्रकार होता है भाई, क्या होता है, देखिए वहां पे हमारा एक मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल नाइट्रोसाइल मेरा कॉम्प्लेक्स और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी भाई नाइट्रोसाइल से। तो आप याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा। जनरली क्या होता है कि नाइट्रोसाइल है ना, मेटल कॉम्प्लेक्स में जब अटैच होता है तो वो लीनियरली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लीनियरली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स में ऐसा ही होता है। आप जब इसके क्वेश्चन करोगे ना, मैं अभी इसके बाद एक बात और बताऊंगा नाइट्रोसाइल की, फेमस है। ठीक है, नाइट्रोसाइल ग्रुप एक ऐसा फेमस ग्रुप है जो कि मतलब कि एक 16 इलेक्ट्रॉन रूल जो ओबे करेगा ना उसमें ही रहता है मैक्सिमम। मोस्टली टाइम क्या होता है कि जो नाइट्रोसाइल है वो जिस कॉम्प्लेक्स में होगा वहां पर 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा होगा, 18 नहीं 16 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर तो हमने रिएक्शन की है नॉर्मल, तो इस रिएक्शन में क्या होगा भाई, इस रिएक्शन में नाइट्रोसाइल में मैं आपको बता देता हूं, जनरली नाइट्रोसाइल जो फंक्शन शो करता है मोस्टली कॉम्प्लेक्स में वो शो करता है लीनियरली इलेक्ट्रॉन डोनेट का, तो लीनियरली 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर नाइट्रोसाइल जब मेटल के साथ कनेक्टेड होता है तो एक बेटर प्रोडक्ट बनता है, एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, बिकॉज मेटल कार्बोनाइल से और मेटल कार्बोनाइल और मेटल नाइट्रोसाइल में बैक बॉन्डिंग, पाई बैक डोनेशन कहां पर ज्यादा बेटर हो रहा है, मेटल नाइट्रोसाइल में या मेटल कार्बोनाइल में, मेटल नाइट्रोसाइल में। और जहां पर पाई बैक डोनेशन ज्यादा बेटर होगा वहां पर एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा भाई, वहां पर एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मेटल नाइट्रोसाइल इज बेटर देन मेटल कार्बोनाइल। तो यहां पर अगर मैंने रिएक्ट करवाया मेटल कार्बोनाइल को मेटल नाइट्रोसाइल के साथ, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है भाई, मेटल नाइट्रोसाइल 4, ये बन जाता है। अब आप ये सोच रहे होगे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेंज हो गया, तो सुन लीजिए, कभी भी नाइट्रोसाइल जब मेटल के साथ बॉन्ड अटैच मतलब कि कनेक्ट होगा, इस प्रकार रिप्लेसमेंट होगी, तो याद रखिएगा नाइट्रोसाइल है ना जो मोस्टली कॉम्प्लेक्स में क्या करता है, लीनियरली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लीनियरली बेंट भी करता है, लेकिन आवश्यकता होती है उस टाइम, मतलब कि जब रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कि भाई इलेक्ट्रॉन 1 ही चाहिए, तो उस टाइम वो बेंट शेप में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कैसा शो होता है उस पर नेगेटिव। लेकिन जब हमें रिक्वायरमेंट ही 3 इलेक्ट्रॉन की हो तो वो डोनेट करता है 3 इलेक्ट्रॉन लीनियरली। ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो लीनियरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ रूल पता होना चाहिए, वो मैं रूल सभी पढ़ाऊंगा जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन में सारे रूल आ जाएंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने लीनियरली इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और लीनियरली कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3। तो अब देखिए कार्बोनाइल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये मत बोल देना कार्बोनाइल से सेमी ब्रिजिंग भी तो हो सकता है, सेमी ब्रिजिंग की जरूरत होना पड़ेगी यहाँ पर। मेटल मान लीजिए हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा मेटल है क्रोमियम, मेटल क्या है भैया, क्रोमियम मेटल है। क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 6।
और कार्बोनाइल कितने देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 जा 12, ठीक है 12, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल 6 और 12 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये मेटल क्या क्रोमियम, क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोसाइल 1 नाइट्रोसाइल कितने दे रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 4 कितने देंगे 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है तो कर दीजिए कितने हो गए भाई 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये टोटल कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लीनियरली आ रहा है। और अगर मान लीजिए अगर मैं नाइट्रोसाइल को अगर क्रोमियम के साथ कंप्लीट नाइट्रोसाइल को चेंज करना चाहूं, और यहाँ पर नाइट्रोसाइल कितना दे बैंड शेप में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मान लीजिए आप अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पर नाइट्रोसाइल, कंप्लीट नाइट्रोसाइल मैंने चेंज कर दिया और वो डोनेट कर रहा है भाई 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाएगी, बताइए एक बार मेरे को बताइए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 नाइट्रोसाइल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और 1 नाइट्रोसाइल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो भी नहीं बनेगा, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं होगा। और मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 जो नाइट्रोसाइल है वो क्या कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन और 2 कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए आप हो जाएगी कोई, बताइए भाई हो जाएगी, क्रोमियम 6 और 6 12 और ये 2 14, फिर भी 14 हो रहा है। तो मेरे को भाई कनेक्शन मान के चलिए आपने, मैंने कंप्लीट नाइट्रोसाइल को चेंज किया और ये बैंड मतलब बैंड शेप में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कंप्लीट हो जाएगा 6 + 4, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही बना, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही बना। तो मोस्टली इस रिएक्शन में क्या देखा हमने, इस रिएक्शन में हमने देखा कि जब नाइट्रोसाइल कंप्लीट रिप्लेस हुआ ना, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया और जो वो है टेट्राहेड्रल शेप में चेंज हो गया, बिकॉज जब वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना सभी, उसी टाइम पे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा। और अब लास्ट में एक चीज लिखिएगा, ये तो भाई इस रिएक्शन की बात थी, ये तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात थी कि यहाँ पर हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करवाना था, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना था भाई, यहाँ पर हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करवाना था, इसीलिए ये तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात हो रही थी, पर्टिकुलर रिएक्शन की। मान लीजिए अगर मैं कैसे भी कर लेता, यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए ये क्रोमियम है मेरा और ये CO6, ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर नाइट्रोसाइल को चेंज कर दिया और मैंने नाइट्रोसाइल कितने लग गए भाई, यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ पर मैंने 6 नाइट्रोसाइल लगा दिए और नाइट्रोसाइल बैंड शेप में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए, तो कितने हुए इलेक्ट्रॉन 6 + 6, यहाँ पर भी ओबे नहीं होगा रूल, बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर मैं क्रोमियम में 4NO तो कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2NO कैसे कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 2NO इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं लीनियर शेप में, ठीक है, लीनियर शेप में। अब बताइए हो जाएगा, लीनियर शेप वाले करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे करेंगे, मान लीजिए 6 + 4 + 6, अब हो जाएगा भाई, अब 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे होगा, अब जो होगा 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे होगा। और याद रखिएगा अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 6 नाइट्रोसाइल अटैच हो, तो इस टाइप से आपको यह पूछ सकता है कि यहां पर कितने नाइट्रोसाइल तो बैंड शेप में अटैच है और कितने नाइट्रोसाइल यहां पर लीनियर शेप में अटैच है, ये क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो 4 नाइट्रोसाइल जो ग्रुप है वो तो बैंड शेप में अटैच है और जो 2 है वो लीनियरली अटैच है, बिकॉज अब देखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन क्या है यहां पर, सुनिएगा, नाइट्रोसाइल हमेशा 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाता है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, हमेशा नहीं, मोस्टली मतलब 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन किस प्रकार हो रही है, जब मैं 4 नाइट्रोसाइल को तो बैंड शेप में अटैच कर रहा हूं और 4 नाइट्रोसाइल हमारे बैंड शेप में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और 2 नाइट्रोसाइल जो है वो लीनियरली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे 3 इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा, उस टाइम पे ये क्या करेगा भाई, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना, आपको मैं बता देता हूं एक चीज, मैंने आपको जो पिछली रिएक्शन करवाई है वहां पर क्या हुआ भाई, 6 कार्बोनाइल की जगह हमारे 4 नाइट्रोसाइल लग गए और सभी के सभी नाइट्रोसाइल लीनियरली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर आपको इस टाइप का कुछ रिएक्शन आ जाती है और आपसे पूछता है कि कितने नाइट्रोसाइल किस शेप में मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बैंड में या लीनियरली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बैंड में, तो आपको बता देना भाई सभी के सभी जो नाइट्रोसाइल है वो लीनियरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, बिकॉज 4 नाइट्रोसाइल कनेक्ट है और चारों के चारों जब लीनियरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उसी टाइम पे यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे होगा और 16 इलेक्ट्रॉन रूल तो वहां पर किसी भी प्रकार नहीं होगा। आप करके दिखा दीजिए भाई, आप यहां पर मुझे 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करके दिखा दीजिए, कैसे भी करके दिखा दीजिए। 16 इलेक्ट्रॉन रूल तो यहां पर ओबे होगा ही नहीं, यहां पर 18 ही होगा। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सभी के सभी, या फिर ये 3 क्या करेंगे, 3 नाइट्रोसाइल क्या करेंगे,
डोनेट करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन और 1 नाइट्रोसाइल बेंट में करेगा तो भी नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेंट में और 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं लीनियर में इलेक्ट्रॉन डोनेट तो भी नहीं होगा, 16 इलेक्ट्रॉन ओबे। तो यहाँ पर तो होगा जो वो होगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही ओबे होगा। तो आपको जो टिक करना है वो किस चीज पे करना है कि सब ऑल नाइट्रोसाइल आर लीनियरली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, ठीक है, लीनियरली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सभी के सभी, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए आप, क्या यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल से पहले अगर यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा हो तो आपको 16 इलेक्ट्रॉन रूल लेना यहां पर। जनरली मैं पीछे नहीं बता रहा आपको, लेकिन यहां पर जो नाइट्रोसाइल है ना वो हमेशा 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जहां पर 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा हो। नाइट्रोसाइल हमेशा 16 इलेक्ट्रॉन रूल वाला कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, वो उसी कॉम्प्लेक्स को ओबे करेगा, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए यहां पर मैंने 6 कार्बोनाइल की जगह रिप्लेस कर दिए 6 नाइट्रोसाइल। तो यहां पर अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां पर कितने नाइट्रोसाइल तो बेंट में अटैच है, बेंट शेप में, और कितने नाइट्रोसाइल यहां पर लीनियरली अटैच है। तो मैं बता दूंगा यहां पर कि 2 नाइट्रोसाइल है ना जो वो तो लीनियरली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 4 नाइट्रोसाइल बैंड शेप में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब 4 नाइट्रोसाइल बैंड शेप में इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो 1 देंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, और जब 2 नाइट्रोसाइल लीनियरली इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो हो गए कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4 और 6 10 हो गए, और क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, तो 16 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया, और इस प्रकार ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है, ठीक है भाई। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो भाई याद रखिएगा जो नाइट्रोसाइल है वो हमेशा मैक्सिमम मोस्टली केसेस में 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ही ओबे करता है, और ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है कि जहां से 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा हो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना भाई, अच्छे से इस पॉइंट को याद कर लेना, अच्छे से इस पॉइंट को अपने माइंड में डाल लेना भाई, मैं बता रहा हूं। अब देख लीजिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, कुछ पॉइंट बता रहा हूं भाई। सबसे पहले तो आप पॉइंट तो क्या बताना है, आप एक टॉपिक का नाम डाल लीजिए, कैरेक्टराइजेशन पार्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। कैरेक्टराइजेशन पार्ट ऑफ ओएमसी, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। कैरेक्टराइजेशन पार्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए, यूपीएससी गेट, टिपर, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स, बीएचयू वाले, और जो हमारे वो हैं जितने भी हमारे ये है ना, और सीएसआई नेट जेआरएफ, ऑल स्टूडेंट्स सभी नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाल लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी ये केमिस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सभी के लिए दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिख लीजिए, सभी नोट डाउन कर लीजिए। हम कैरेक्टराइजेशन जनरली किस प्रकार करते हैं, हम कैरेक्टराइजेशन एनएमआर से, आईआर से, C13 एनएमआर, ठीक है, P31 एनएमआर, H1 एनएमआर, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनसे हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। तो जनरली हम जो सबसे पहले स्टडी करने वाले ना वो हम किस चीज को स्टडी करेंगे, वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैरेक्टराइजेशन करेंगे। किस चीज से भाई? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। तो याद रखिए एक चीज, मैंने भाई आपको सब कुछ बता रखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको सब करवा रखा है भाई, सब कुछ करवा रखा है। क्या होता है भाई फॉर्मूला, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वाइब्रेशन वेव नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2πc रूट के अपॉन म्यू, यही होता है ना। के क्या होता है भाई यहाँ पर, के क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या फोर्स कांस्टेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फोर्स कांस्टेंट, मतलब कि जितनी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना वो डिपेंड करती है भाई इस पे, के पर, ठीक है। और यहां पर म्यू क्या है भाई, रिड्यूस मास है, रिड्यूस मास याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं भाई, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को, आप इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। क्या होता है भाई, जो के होता है वो तो होता है फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। म्यू रिड्यूस मास m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, ये होता है हमारा रिड्यूस मास। तो आप सभी को भाई एक चीज तो पता ही है ना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वेव नंबर किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। वेव नंबर क्या होता है भाई, वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास, ये तो सभी को पता है आपको। वेव नंबर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस मास के। सभी को पता है ना, आपको ये चीज सभी को पता है। तो आपको क्या पॉइंट करने हैं अब आपको क्या पॉइंट लिखना है, देखिएगा इसमें पॉइंट लिखिएगा कि जैसे कि रबड़ होता है ना हमारा, रबड़, जैसे कि हमारा जो रबड़ होता है, रबड़ एंड स्टील, जैसे कि हमारा रबड़ एंड स्टील होता है, तो आपको ये लगता होगा कि रबड़ तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तो रबड़ की ज्यादा होगी और स्टील की क्या होगी भाई, कम होगी। आपको तो यही लगता होगा कि रबड़ की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होगी देन स्टील से, बट नो, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। स्टील की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, स्टील की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, हाई होती है देन किससे, रबड़ की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से, रबड़ की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। भाई स्टील की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है रबड़ की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। व्हाई बिकॉज स्टील बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई या हायर, स्टील बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हायर देन रबड़। जो हमारा रबड़ होता है, रबड़ जो होता है उससे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है स्टील के बॉन्ड की, ठीक है, स्टील के बॉन्ड की। इसीलिए आपको पता है वेव नंबर इज डिपेंडिंग अपॉन द के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी भाई उसमें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। लेकिन आपको लग रहा क्या था, रबड़ की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो वाइब्रेशन हम बाहर होने वाली वाइब्रेशन नहीं देखते भाई, जो अंदर बॉन्ड के बीच में वाइब्रेशन हो रही है वो उसको डील करते हैं, ठीक है। तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा, याद रखिएगा आप, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसी प्रकार जैसे कि हमने रबड़ और स्टील का एग्जांपल लिया, इसी प्रकार हम मेटल कार्बोनाइल का एग्जांपल लेते हैं। हम इसी प्रकार स्टडी करते हैं भाई मेटल और कार्बोनाइल की, हम इसी प्रकार स्टडी करते हैं मेटल और कार्बोनाइल की बॉन्ड स्ट्रेंथ को, बॉन्ड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को। हम इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मेटल कार्बन और कार्बोनाइल, क्या किस चीज की भी, कार्बन ऑक्साइड और मेटल कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर की स्टडी करते हैं। इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हैं कि हमारा किस टाइप का स्पेक्ट्रेटर लिगेंड लग जाता है जब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आते हैं। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड की सिंपल वाइब्रेशन, सिंपल जो फ्री स्टेट में होगा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मेटल लगने के बाद वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन सभी चीज को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम इन सभी चीजों को स्टडी करते हैं किस चीज से, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आईआर मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से भी हम करेक्टराइज कर सकते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को, मतलब कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस टाइप के जनरेट होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन कुछ नहीं, आपको स्पेक्ट्रेटर लिगेंड लगाया, मान लीजिए एक हमारा मेटल के साथ एक स्पेक्ट्रेटर लिगेंड लगाया, मान लीजिए ये SL है स्पेक्ट्रेटर लिगेंड, और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रेटर लिगेंड अब ज्यादा डोनर है या वो कम डोनर है, मतलब कि कम डोनर टाइप का स्पेक्ट्रेटर लिगेंड है, या वो सिग्मा और पाई दोनों डोनरेट हैं, या पाई एक्सेप्टर है वो स्पेक्ट्रेटर लिगेंड, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी जो कार्बन ऑक्साइड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये अगर ज्यादा बेटर डोनर होगा तो यहाँ से पाई बैक डोनेशन ज्यादा होगा और इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी, और इस मेटल और कार्बन की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर, आपको यहाँ पर बस ग्रुप्स का पता होना चाहिए कि ग्रुप कैसा है। ग्रुप भाई सिग्मा डोनर, पाई डोनर, और आपको पाई एक्सेप्टर और जो सिग्मा डोनर के मैंने ऑर्डर करवाए ना वो पता होना चाहिए। इन क्वेश्चंस में आपको सुन लीजिए ध्यान से, मैं आपको कुछ पॉइंट करवा रहा हूं, बस कुछ पॉइंट लिख लीजिए ये, और उस पॉइंट को करते साथ आपको सभी क्वेश्चन आप कर लोगे अपने आप ही। मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, आपको जो लर्न करना है ना, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी का मैंने जो ऑर्डर करवाया वो सभी पूरा याद कर लेना। सिग्मा डोनर एबिलिटी का भी कर लेना, सिग्मा डोनर एबिलिटी का मैंने आपको ऑर्डर करवाया वो कर लेना याद, ठीक है, वो याद कर लेना, ठीक है। और आपको स्पेक्ट्रेटर लिगेंड के इफेक्ट मैंने बताया, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने इफेक्ट आपको बता रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का बता रखा है, ठीक है। और स्पेक्ट्रेटर लिगेंड के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अल्कीन पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसके भी बता रखे, ठीक है। सभी मैंने बता रखे हैं आपको। तो देखिए ये मेटल है हमारा, और ये स्पेक्ट्रेटर लिगेंड है, और ये मेरा कार्बोनाइल है। आपको जो क्वेश्चन पता है किस टाइप के आएंगे, ये स्पेक्ट्रेटर लिगेंड
आपको देखना होगा कि ज्यादा बेटर डोनर है या पाई एक्सेप्टर है, या दोनों सिग्मा और पाई दोनों ही डोनेट ज्यादा बेटर डोनर है, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। आपको ये चेक करना होगा, अगर ये सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर होगा तो ये भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा मेटल पर, और मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका बॉन्ड जो ऑर्डर होगा वो कम होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। याद रखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, ठीक है, ओके। और यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी मेटल और कार्बन के बीच में, तो मेटल और कार्बन की फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को कर लिया भाई आपने, इस पॉइंट को कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस का भंडार है हमारे पास, क्वेश्चंस का भंडार है। और आपको भाई मैंने क्या करवाया था, कुछ एक फ्रीक्वेंसी मैंने आपको नोट डाउन करवाई थी, मैंने आपको कुछ एक फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसीज वो मैंने आपको नोट डाउन करवाई थी, वो कर लीजिए जल्दी। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, IR फ्रीक्वेंसी, जल्दी बताइए मेरे को। इसकी जो IR फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है भाई, इसकी IR फ्रीक्वेंसी जल्दी से बताइए मेरे को, IR फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आती है, कितनी थी भाई, 2100 से 2260 तक, 2260। वो किस किस की आ रही थी भाई, इनकी भी आ रही थी साथ में, ठीक है, इतनी आ रही थी, तो हम इसको 2160 भी लिख सकते हैं अगर इसकी करनी है तो हमको, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे भाई, sp2 की, sp2 में जो IR फ्रीक्वेंसी होती है उसकी बात कर रहे थे, sp2 वाले की IR फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो कितनी होती है भाई, वो 1600 से 1660 फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कितनी होती है भाई इसकी IR फ्रीक्वेंसी, इसकी भी IR फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए 1200 से 1230 तक, इसकी बस IR फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, 1200 से 1230 और 1280 तक, 1230 तक ही, 1225 और 1230 इतनी आती है इसकी। ये मैंने इतनी क्यों लिखी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन पे डिफरेंट, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है। जनरली तो हम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की देखते ही नहीं, क्योंकि ये नॉइसेज में, मैंने आपको पीछे बताया भी था, ये नॉइज जो होती है ना, नॉइज जो हमारे एक तो वाइब्रेशनल का स्पेक्ट्र आता है, एक रोटेशन का, तो रोटेशनल जो स्पेक्ट्र होता है ना उसकी कुछ नॉइसेज आती है, ये उनमें मिक्स हो जाती है, पता ही नहीं लगता, ठीक है। ये इसीलिए तो बोलते हैं हम 14,000, मतलब कि उतना 1400 से बिलो साइड आती हैं ये, ठीक है, और उनमें हमें पता नहीं लगता, इसीलिए हम इनको काउंट ही नहीं करते, ठीक है, इसीलिए हम कार्बन सिंगल बॉन्ड को देखते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है यार, फ्रीक्वेंसी 1200, 1225, 1230, ठीक है, इतनी तक चली जाती है, ठीक है, ठीक है ना, 1200, 1230, 1225, 1230, ठीक है भाई। इंग्लिश में भी बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। मेरा भाई अब हिंदी में पढ़ा रहे हैं ना आपको तो आदत है, अब हिंदी में पढ़ा रहे हैं आपको तो ये मतलब कि एक हैबिट बन जाती है। इंग्लिश में जब अगर आपको कई स्टूडेंट होते हैं भाई इंग्लिश में पढ़ाइए सर, हम इंग्लिश में ही पढ़ा देंगे, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे हैं उनको समझ में आता है, स्टार्टिंग से उन्होंने हिंदी में स्टडी की है, तो और हमारा मेन मोटिव भी यही है कि जो जिनका थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक है उनको, और उन भाई कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंग्लिश नहीं ठीक है इतना, उनको इंग्लिश में नहीं समझ में आता, उनको उनके दिमाग से ऊपर से जाता है, लेकिन उनको एक एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए ना हिंदी में तो उनको बेटर उनके माइंड में जाके फिट होता है। और डज नॉट मैटर लैंग्वेज, मैटर इज डज नॉट लैंग्वेज, मतलब कि मैटर नहीं करता, लैंग्वेज इज डज नॉट मैटर, लैंग्वेज कभी भी मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है तो स्किल टीचर का, वो टीचर किस टाइप से आपको पढ़ा रहा है ये मैटर करता है भाई, याद रखिए। मैटर हमेशा ये करता है कि वो किस टाइप से आपको पढ़ा रहा है। हिंदी में पढ़ाई बेशक से वो कोई सी लैंग्वेज यूज करे, सबसे बेटर दो ही लैंग्वेज मानी जाती है हमारी इंडिया में, इंग्लिश या हिंदी, और उससे भी बेटर जो मानी जाती है, इनसे भी बेटर मैं मानता हूं संस्कृत, संस्कृत इज बेटर लैंग्वेज, क्योंकि वो हमको भाई वो हमको विज्ञान से भी ऊपर लेके जा सकती है। मैं बोल रहा हूं विज्ञान को समझना है तो संस्कृत को समझ लीजिए, विज्ञान को बहुत ज्यादा समझ सकते हो आप, क्योंकि हमारे जो वेद हैं उनमें इतना कुछ लिखा हुआ है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं मानता हूं बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने वहां से खोज करना स्टार्ट किया, उन्होंने पूरी सब बुक छान मारी भाई, सब बुक पढ़ी, लेकिन उन्होंने वेद गीता वहां से उनको कुछ सोच आई, वहां से उनके मन में कुछ सोच आई मतलब कि किस चीज में हमने जाना चाहिए, किस चीज की हम रिसर्च करें, वहां से भी वो रिसर्च के बारे में सोच सकते हैं। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी भाई हमारी हनुमान चालीसा, हमारी गीता, वहां से कुछ एक चीजें देख के मतलब कि डाली हुई है, आपको बताएंगे उसके बारे में डिस्कस करें, लेकिन अभी यहाँ पर आ जाइए।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी क्या है, जल्दी आइए यहाँ पर। तो हमारे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी है भाई, कितनी है, 1200, 1225 और 1230, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद सुनिएगा आप ध्यान से, उसके बाद और देखिएगा, उसके बाद और देखिए भाई, उसके बाद किस चीज किया, कार्बन, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सिंपल स्टेट में, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी आईआर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है फ्री स्टेट में, जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है भाई फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में, तो कितनी होती है भाई उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, सुन लीजिए 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद जब हमारा कार्बोनाइल पॉजिटिव फॉर्म में होता है, कार्बोनाइल पॉजिटिव फ्री स्टेट में, इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में तो हमारा ऊपर वाला कार्बोनाइल, जो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर वाला है ना, ये फ्री स्टेट में है। लेकिन ये क्या है भाई, इसने अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट जो होमो वाला इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को डोनेट कर दिया है। इसने भाई क्या किया है, कंप्लीट होमो इलेक्ट्रॉन डोनेट, इसने अपना कंप्लीट होमो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो इसकी जो आईआर फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होती है भाई, वो होती है 2184 सेंटीमीटर इनवर्स, 2184 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है भाई, बी, मतलब ये बोरोन है, और बोरोन को हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, कंप्लीट होमो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डोनेट, डू नॉट डोनेट, मतलब कंप्लीट होमो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं किया, इसीलिए यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है मीडियम, 2164 सेंटीमीटर इनवर्स, 2164 सेंटीमीटर इनवर्स यहां पर क्या आती है भाई, फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद एक आता है हमारे पास एग्जांपल NiCO4, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है भाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है सबसे कम होती है 2131 सेंटीमीटर इनवर्स, 2131 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, याद रखेगा, देख लीजिए ये सभी को देख लीजिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा क्यों होती है, इन तीनों के बारे में बताऊंगा आपको मैं क्यों होती है, और इसको भी आप समझ जाओगे एग्जांपल्स में, इसको भी आप देख के समझ जाओगे, क्योंकि यहां पर ज्यादा कार्बोनाइल प्रेजेंट है ना, यहां पर मैक्सिमम ज्यादा कार्बोनाइल की अमाउंट ज्यादा होने के कारण, और यहां पर निकल जो होता है ना, निकल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, निकल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, निकल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन। अभी तो यहां पर चार्ज भी कुछ नहीं है, यहां पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ नहीं है, मतलब निकल तो 10 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखता है, हाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर हाई है, और वहां पर निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या भाई, 0 है, वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि वो ज्यादा क्या करेगा, क्या करेगा अभी वो क्या करेगा, वो अपना पाई बैक डोनेशन करेगा, अच्छे से करेगा चारों के साथ। ठीक है, जिसके कारण यहां पर सबसे लो आती है, सबसे लो क्या आती है भाई, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आती है, यहां पर सबसे लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जो हमारा होमो इलेक्ट्रॉन है ना, होमो इलेक्ट्रॉन, उनको ये डोनेट कर रहे हैं, यहां पर भी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड डोनेट कर रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है भाई, बोरोन को डोनेट कर रहा है, मतलब ये होमो वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पर इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहां पर कंप्लीट होमो इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट कर चुका है, किसको, कंप्लीट होमो इलेक्ट्रॉन को, मतलब डोनेट कर चुका है मेटल को, कंप्लीट होमो इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहां पर पाई बैक डोनेशन नहीं हो रहा, यहां पर भी पाई बैक डोनेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहां पर भी पाई बैक डोनेशन नहीं हो रहा, यहां पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं किया होमो का, लेकिन पाई बैक डोनेशन यहां पर भी नहीं हो रहा, ये फ्री स्टेट में है, यहां पर फ्री स्टेट में है, ये यहां पर पाई बैक डोनेशन हो ही नहीं रहा। सुन लीजिए ये डिफरेंस क्यों आया, ये 2131 का, यहां पर ये फ्री स्टेट में है, इसीलिए कितने में है भाई, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें इसका होमो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट कर दिया इसने, इसीलिए ये 2184 सेंटीमीटर इनवर्स है। उसके बाद ये जो हमारा BS3 बोरोन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते टाइम क्या पाई बैक डोनेशन नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट भी नहीं किया, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है इसने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर पाई बैक डोनेशन नहीं हो रहा, जिसके कारण यहाँ पर 2164 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आती है। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में पाई बैक डोनेशन हो रहा है, पाई बैक डोनेशन होने के कारण क्या होगा, जो कार्बोनाइल है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो
हमारा फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, इसीलिए यहाँ पर सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 2131 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भाई, लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए इस पॉइंट को। तो मैंने पॉइंट करवा दिए हैं आपको, ये पॉइंट आप लिख लेना, ये सभी पॉइंट आप लिख लेना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो आप कि वाई फ्री स्टेट CO, वाई फ्री स्टेट CO एंड CO पॉजिटिव एंड BH3 CO इज low, why form this difference of vibration frequency, why form this difference of vibrational frequency with these examples। इन एग्जांपल्स के अंदर ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्यों आया, तो मैं लिखवा चुका हूं। पहले वाले में क्यों आया, क्योंकि वहां पर कार्बोनाइल फ्री स्टेट में है, कोई भी नहीं अटैच उसके साथ, उसके होमो में इलेक्ट्रॉन है अभी, ठीक है, तो वहां पर 2143 सेंटीमीटर इनवर्स आया। सेकंड क्या है, सेकंड CO पॉजिटिव। CO पॉजिटिव कब होगा भाई, जब कार्बोनाइल अपने होमो के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी को, तो यहां पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड होगा पॉजिटिव। कंप्लीट डोनेट कर दिया मतलब कि वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, इसीलिए यहां पर जो 2184 सेंटीमीटर इनवर्स बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। और उसके बाद BH3 को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड BH3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उस टाइम क्या होगा भाई, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम पे हमारा जो कंप्लीट होमो का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, इसी कारण यहाँ पर 2164 सेंटीमीटर इनवर्स जो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है। और जो हमारी NiCO4 में पाई पैक डोनेशन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि निकल भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पर